नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम सृजन सुभाष है और मेरे YouTube चैनल अविचल स्टडी पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिलॉसफी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और डिफिकल्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है प्रतीति समुत्पाद। फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस रहते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं और इसको समझते हैं अच्छे से। द एट फोल्ड पाथ्स ऑफ द बुद्धा, जो कि द फोर्थ नोबल ट्रुथ है, इसको हम लोग आज डिटेल में समझेंगे। प्रतीति समुत्पाद को समझने से पहले हम लोगों ने बुद्ध के पहले चैप्टर के पार्ट 1 को पहले ही डिस्कस कर चुका है, वो आप लोग पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस चीज को डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। द एट फोल्ड पाथ ऑफ द बुद्धा क्या क्या है? द राइट व्यू, द राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कॉन्सेंट्रेशन एंड राइट माइंडफुलनेस। सबसे पहला है द राइट व्यू और बिलीफ, यानी सही सोच, सही दिशा अपने सोच को देना। किस चीज के प्रति? जो 4 नोबल ट्रूथ्स हम लोगों ने पढ़ा है उसके प्रति। तो इससे क्या होगा? इससे निर्वाण मिलेगा, यानी कि परम शांति हम लोगों को मिलेगी। ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, बल्कि जो हम लोगों के प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये हम लोग जानते हैं कि जैसा सोच होता है इंसान वैसा ही बनता है। अगर सही सोच है तो इंसान सही डायरेक्शन में जा रहा है, और अगर इंसान गलत फहमी में है तो इंसान फिर पतन की ओर चला जाता है। तो जो राइट व्यू होता है वो क्या करता है कि हम लोगों को डिस्पेशन, सेल्फ कंट्रोल और पीस की तरफ ले जाता है। और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि द राइट व्यू इज द प्रिसीडर ऑफ कर्मा, यानी कि हम लोगों के व्यू जैसे होते हैं वैसे ही हम लोगों के कर्मा होते हैं। और सेकंड हमारा जो एट फोल्ड पाथ है वो है जो हमारे एट फोल्ड पाथ का पार्ट है वो है राइट रिजॉल्व। राइट रिजॉल्व यानी कि ये एक तरह का इंटेंशन या फिर डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है, किस चीज के लिए? टू अप्रूव द सेंसुअल प्लेजर। देखिए, बुद्ध कहते हैं कि देयर इज क्रेविंग। ठीक है, इस दुनिया में क्रेविंग है, इस दुनिया में पेन है। ठीक है, तो वो सारे पेन क्यों है? तो वो क्रेविंग के कारण है। ठीक है, वो सारे पेन इच्छा के कारण है। तो जितने भी तरह के बाहरी सुख हैं वो सारे एक तरीके से दुख के कारण है। इसीलिए यहां पर कहा गया है कि फॉर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए, दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। किस चीज के लिए? जो सेंसुअल प्लेजर से, यानी कि हमारे सेंस ऑर्गन से जो हम लोगों को सुख मिलता है, यानी अच्छा खाना, अच्छा सूंघना, अच्छा देखना, अच्छा रहना। ठीक है, ये सारा कुछ। और फिर दूसरों के प्रति जो गलत भाव होता है, ये सारा चीज को जड़ से खत्म कर देना, इसका इंटेंशन होना चाहिए हमारे अंदर। ठीक है, फिर दूसरों को बुरा करना, ये सारा कुछ हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। इस सारा चीज को अपरूट कर देना चाहिए, यानी जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। राइट रिजॉल्व जो है सो हम लोगों को रेनंसिएशन, त्याग, प्यार और एक दूसरे के सहयोग के प्रति अग्रसर करता है, ले जाता है। और तीसरा जो है वो है राइट स्पीच। राइट स्पीच जो है एक राइट रिजॉल्व का ही बाहरी रूप है। ठीक है, राइट रिजॉल्व यानी कि हम लोग मन में ये दृढ़ संकल्प किए कि ना कभी दूसरे का बुरा करेंगे, ना ही शारीरिक इच्छा के पीछे भागेंगे, ना ही मन की इच्छा के पीछे भागेंगे, और ना ही कभी हम किसी के बारे में गलत सोचेंगे। ठीक है, पर जब हम लोग इस चीज को अपने मुख पे लेते आए, यानी कि आउटवर्ड एक्सप्रेशन, जो कि देखिए मुख, आंख, कान, ये 5 सेंस ऑर्गन्स है, इसमें से एक मुख है जिससे कि हम अपने एक्सप्रेशंस को बाहर की दुनिया को दिखाते हैं। तो ये जो है राइट स्पीच, ये आउटवर्ड एक्सप्रेशन है राइट रिजॉल्व का, यानी कि हमारे मन में जो डिटर्मिनेशन है वो हमारे स्पीच में भी झलकना चाहिए। यानी कि हम लोगों को झूठ बोलने से बचना चाहिए, गाली देने और फिर अलग अलग तरह के जितने भी हम लोग गुस्से में वर्ड्स यूज करते हैं, फ्रिवलस टॉक्स, ये सारी चीजों को हम लोगों को फॉरबिड करना चाहिए। तो हम लोगों को बोलना क्या चाहिए? तो हम लोगों को केवल सत्य बोलना चाहिए, और सत्य वो भी कड़वा नहीं, बल्कि ऐसा सत्य जो कि आनंद और शांति में बोला गया हो और जो कि दूसरों के भलाई के लिए हो। ठीक है, तो क्लास 12th के हिसाब से हम लोगों को थोड़ा थोड़ा जानना ही
सफिशियंट है, बट हम लोग थोड़ा और एक्स्ट्रा जान रहे हैं ताकि हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर रह सके। तो आई होप कि आप लोगों को इसमें दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अब चौथा है राइट कंडक्ट। देखिए, इसको हम लोगों को थोड़ा ध्यान से समझना है। जब हम लोग फर्म डिटर्मिनेशन यानी राइट रिजॉल्व किए कि हम लोगों को दूसरों का बुरा नहीं करेंगे, फिर उसको हम लोग स्पीच में लाए, अब हम लोगों को करने में लाना है उस चीज को। ठीक है, तो ये क्या क्या है, जैसे जीवन के बर्बादी का कोई भी रास्ता नहीं चुनना, कोई भी रास्ता क्यों ना हो। बहुत सारे तरीके हैं जीवन के बर्बादी के, जो कि आप लोग भी जानते होंगे। चोरी नहीं करना, ठीक है, ड्रिंकिंग इंटॉक्सिकेटिंग लिकर, ये भी एक तरीका है डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ का, यानी कि शराब पीना या अपने शरीर को बर्बाद करना, गलत तरीका से अपना जीवन यापन करना, ये सारा डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ है और ये फॉरबिडन है 8 फोल्ड पाथ ऑफ द बुद्धा में। ठीक है, तो ये कि लाइंग, डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, चोरी, ये सारा चीज करने पे पाबंदी है। फिर मील्स के बीच में खाना, यानी कि हम लोगों का मील्स डिसाइडेड होना चाहिए, यानी कि सुबह, दोपहर, शाम और रात, इसके बीच में अगर कोई खाता है तो ये फिर राइट कंडक्ट नहीं हुआ, ये फिर एक तरीके से सिन हो गया, पाप हो गया। और फिर लास्ट में है यूज ऑफ लग्जरियस बेड्स, यानी कि आरामदेह बिस्तर पे नहीं सोना, ये बुद्धिस्ट फिलॉसफी के अनुसार है। और भी कई तरह के नियम हैं इसमें राइट कंडक्ट में, बट हम लोगों के लिए इतना जानना सफिशियंट है। अगला है, जब राइट कंडक्ट हो गया तो राइट लाइवलीहुड। राइट लाइवलीहुड यानी कि जाहिर सा बात है, कोई भी बच्चा बड़ा होता है, फिर उसको अपने जीवन का निर्वाह करना होता है कुछ न कुछ काम के द्वारा, कुछ न कुछ पैसे के द्वारा। तो उसमें क्या होता है कि हम लोगों को जो लाइवलीहुड है, ऐसा गौतम बुद्ध कहते हैं। और मैं याद दिला दूं कि ये जो 8 फोल्ड पाथ है, ये क्यों है? फॉर द अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन। अगर ये सारे 8 फोल्ड पाथ्स को कोई फॉलो करता है तो वो लिबरेट हो जाता है, लिबरेशन पा लेता है। ठीक है, तो इन सारे चीज को पालन करना बहुत जरूरी है। कोई जरूरी नहीं कि हर इंसान फॉलो करे, पर जिसको लिबरेट होना है वो उसको बौद्ध धर्म में ये चीज पालन करना ही है। तो ठीक है, तो राइट लाइवलीहुड यानी कि ये सही तरीके से ऑनेस्ट मीन से पैसे कमाना। ठीक है, ये तो सबके लिए अप्लाई होता है। फिर हथियारों का व्यापार, एनिमल फ्लेश का व्यापार, यानी कि जीव के मांस का व्यापार, लीकर यानी कि शराब, जहर, ये सारे चीज का व्यापार वर्जित है। देखिए, बुद्ध धर्म भी हिंदू धर्म का एक टूटा हुआ अंग है, और किसी समय में हिंदू धर्म में भी ये सारे चीज बैन थे, पर आजकल के जनरेशन और आजकल के लोगों को देखते हुए इन सारे चीजों को अनुमति दे दी गई है। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं, अगर ये सारा चीज कोई व्यक्ति अपना ले, ठीक है, तो उसके अंदर सच में लालच, लोभ, ये सारी चीज पे कंट्रोल का गजब सा प्रभाव पड़ेगा और उसके व्यक्तित्व में 4 चांद लग जाएंगे। फिर अगला है राइट एफर्ट। राइट एफर्ट मतलब, देखिए, हम लोग जानते हैं कि हमारा मन बड़ा चंचल है, एक क्षण में वहां यहां तो दूसरे क्षण में अमेरिका, ऐसा होता है। तो हो सकता है कि यूनिवर्स पार भी कर जाए, तो मन कहीं भी जा सकता है। तो ये राइट एफर्ट होना चाहिए, लगातार प्रयास होना चाहिए। ये नहीं कि एक बार हम लोग कोई भी चीज को कर लिए और उसके बाद फिर शांत बैठ गए, अरे एक बार तो अपने मन को साध लिए हम, एक बार तो अपने मन को कंट्रोल कर लिए, नहीं, बल्कि लगातार एफर्ट करना होता है। ठीक है, लगातार एफर्ट करना होता है, तब जाकर के सेल्फ कंट्रोल होता है, सेंस पे रिस्ट्रेंट होता है, यानी कि अपने सेंस ऑर्गन्स पे काबू होता है, उस पे रोक होता है। इसमें यह भी है कि जो गलत विचार हमारे मन में आ उसको रोकना, ठीक है, अच्छे विचारों को स्टिमुलेट करना, उनको बढ़ावा देना अपने मन के अंदर, और मन में विश्व बंधुता का भाव, यानी कि पूरे संसार को दोस्त मानने का, सारे लोगों को भाई मानने का भाव आना चाहिए मन में। ऐसा मन को बनाना है, राइट एफर्ट ऐसा लगाना है कि हमारा मन सेल्फ मतलब यानी हम लोग उसके मालिक हो, फिर किसी के प्रति बुरा विचार ना आए, संपूर्ण संसार को एक भाईचारे के भावना में बांध करके रखना, ये हम लोगों को एफर्ट करना चाहिए कि हम लोगों का मन ऐसा बने, ऐसा गौतम बुद्ध कहते हैं। 7वां जो 8 फोल्ड पाथ है वो है
राइट माइंडफुलनेस। ठीक है, देखिए राइट का मतलब मैं समझा दूं कि यहां पे राइट का मतलब सही नहीं है। राइट यहां पर मीनिंग है परफेक्ट का, यानी कि परफेक्ट ऑफ एवरीथिंग, परफेक्ट व्यू, परफेक्ट कंडक्ट, परफेक्ट लाइवलीहुड, यानी कि परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो राइट माइंडफुलनेस यानी कि ये सारे चीजों को, जितना भी हमारे अंदर है, जितने भी तरह के इंप्योरिटीज हैं, जितने भी तरह की फीलिंग्स है, जितने भी तरह के सुख हैं, जितने भी तरह के दुख हैं, जितने भी तरह के नेचुरल फीलिंग है, जितने भी तरह के मन में विचार भरे हुए हैं, जितने भी लालच भरे हुए हैं, जितना भी नफरत, जितना भी मोह, जितना भी धर्म भरा हुआ है, जितना भी सेंस ऑब्जेक्ट, सेंसुअल प्लेजर के प्रति आशा, इच्छा, ये सारा कुछ भरा हुआ है। तो इन सारे चीजों को अपने अंदर देखना, अपने अंदर इसको अच्छे से अपने अपने जगह पर रखना, यानी कि किसको कितना इंपॉर्टेंस देना है, ये जब आपका मन आपके अधीन होगा। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा ना कि मन को कंट्रोल करना है, तो यहां पर जब आप मन को कंट्रोल कर लीजिएगा तो ये सारा कुछ, ठीक है, उसको कहां पर कैसे रखना है, ये राइट माइंडफुलनेस के थ्रू आता है। यानी कि हम लोगों के मन में लालच कितना होना चाहिए, होना तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, पर एक बार से हटाना पॉसिबल नहीं होता है, तो उसको कैसा कितना स्थान देना है, फिर सच को कितना स्थान देना है, तो ये राइट स्मृति यानी कि सही माइंडफुलनेस आपके दिमाग में होना चाहिए। और जब ये स्टेज पहुंच जाता है कि आप सारी चीज को कंट्रोल कर ले, तो फिर आता है राइट कंसंट्रेशन, जो कि साधना के बाद आता है, और ये परफेक्ट कामनेस है। इसको आप निर्वाण कह सकते हैं, इसको समाधि भी कहा जाता है, जो कि अलग अलग संप्रदाय में भी मान्यता इसकी दी गई है। तो ये हमारे 8 फोल्ड पाथ्स थे, जिसको कि मैंने फिर से समझाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो ये है हमारा प्रतीत्य समुत्पाद। तो ये जो चैप्टर है आपके बुक में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो चलिए हम लोग इसको आसान भाषा में समझने का कोशिश करते हैं। यहां पर लॉ ऑफ के बीच में स्पेस होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज प्रतीत्य समुत्पाद, इसका मतलब क्या होता है। प्रतीत्य समुत्पाद मीन्स होना या बनना आफ्टर गेटिंग, मतलब किसी कारण से किसी चीज का उत्पत्ति होना, इसी को प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। यानी अराइजिंग यानी कि उत्पत्ति, फ्रॉम गेटिंग यानी कुछ मिलने से या किसी कारण से किसी चीज का उत्पत्ति जब होता है तो उसी को प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद ये भी कहती है कि इस दुनिया में जो भी उत्पन्न होता है या जो भी है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हूं, चाहे ये कुछ भी हो, टेबल हो, बुक हो या कुछ भी हो, वो किसी न किसी काउज और कंडीशन से ही आया है। और हर रिस्पेक्ट में, चाहे आप उसको किसी भी दृष्टिकोण से देख लें, किसी भी एंगल से देख लें, वो इम्परमानेंट है, यानी एक न एक दिन वो खत्म होगा ही होगा। ठीक है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, ये प्रतीत्य समुत्पाद कहता है। ठीक है, तो और इसको सिंपल वर्ड में समझें तो क्या, सिंपल वर्ड में द प्रोडक्शन ऑफ एन इफेक्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ काउज एंड कंडीशन, यानी कि किसी काउज एंड कंडीशन के हो जाने पर किसी इफेक्ट का एमर्ज होना। तो इसको हम लोग समझते हैं एक विद एन एग्जाम्पल। तो अगर आप इसको देख पा रहे हो, ये सारे सीड्स को इतने सुंदर सुंदर, ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये हैं काउस। ठीक है, ये क्या है, काउस। तो ये जो सीड्स हैं ये काउज हैं, और जब ये काउज एंड कंडीशंस को, काउज ये हैं, और इनको जब परफेक्ट कंडीशंस मिले तो फिर ये रिजल्ट जो हमारा निकला, ये खूबसूरत सा ट्री, ये हमारा इफेक्ट हो गया। तो आई थिंक कि आपको समझ में आया, यानी कि दुनिया में जो कुछ भी है उसके पीछे एक कारण है, और उस कारण के चलते ही वो इफेक्ट इमर्ज होता है, और जो कारण है वो जब इफेक्ट इमर्ज हो जाता है, यानी कि ये पेड़, तो वो जो कारण यानी कि जो सीड है वो डिस्ट्रॉय यानी कि खत्म हो जाता है। ये हुआ हमारा
प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब द अराइजिंग आफ्टर गेटिंग, कारण से किसी चीज का उत्पत्ति होना। इसको हम लोग और समझेंगे, ठीक है। साइनोक्रोनस मीन्स एक समय पर नहीं होता, यानी कि काउज और जो इफेक्ट है ये दोनों एक समय पर नहीं होता है, और काउज और कंडीशन ये दोनों अलग अलग चीज होती हैं। जैसे काउज क्या हुआ हमारा सीड, पर इसमें जो कंडीशंस लगे, यानी कि मिट्टी, पानी, तभी ना वो पेड़ बना, सूर्य का धूप, ये सारे कंडीशंस है। तो काउज इज द प्रिंसिपल एंड द कंडीशंस आर कॉन्कोमिटेड, यानी कि ये इसके कंडीशंस काउज को सपोर्ट करते हैं टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट, ठीक है। जो हमारा प्रतीत्य समुत्पाद है, यानी कि अराइजिंग आफ्टर गेटिंग, वो लेता है एक मिडिल पाथ, यानी कि इन दोनों के बीच का रास्ता। तो वो क्या लेता है, तो देखिए दो फिलॉसफीज या थ्योरी को हम लोग समझते हैं, एक है शाश्वतवाद और दूसरा है उच्छेदवाद। शाश्वतवाद क्या कहता है कि शाश्वतवाद कहता है कि दुनिया में कुछ चीजें इटर्नल हैं और उनका ना तो कोई शुरुआत हुआ है और ना ही कभी अंत होगा, क्योंकि जिसका शुरुआत हुआ है उसी का अंत होता है। वो उनके पीछे कोई कारण नहीं है और वो इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। और जो उच्छेदवाद है वो कहता है कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं रहने वाला, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा और हो जाता है, ठीक है। तो प्रतीत्य समुत्पाद जो है सो इन दोनों के बीच का रास्ता लेता है। ये हो गया शाश्वतवाद और ये हो गया उच्छेदवाद। तो इन दोनों के बीच का रास्ता प्रतीत्य समुत्पाद ऐसे लेता है। वो शाश्वतवाद के सामने ये पक्ष रखता है कि देखिए दुनिया में जो भी कुछ है बाहर हम लोग देख रहे हैं, इस दुनिया में वो सारे कुछ चेंजिंग है, यानी कि मोमेंट बाय मोमेंट चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं। कोई एक सिंगल चीज भी परमानेंट नहीं है, यानी कि वो चेंज होगा ही होगा, यानी कि वो परमानेंट नहीं रहने वाला है, ठीक है। और दूसरा उच्छेदवाद के सामने वो ये व्यू रखता है कि इस दुनिया में भले ही सारी चीजें चेंज हो रहे हों पर कंप्लीटली कुछ भी डिस्ट्रॉयड नहीं होता है, यानी कि कुछ ना कुछ अंश रह जाता है, ठीक है। देखिए ये अपना थ्योरी भी रख रहा है कि वो चीज नहीं बचा, जो उच्छेदवाद कहता है कि कुछ भी नहीं बचा, पर प्रतीत्य समुत्पाद कहता है कि हां वो चेंज हो गया पर कुछ भी नहीं बचा, ऐसा नहीं, कुछ तो बचा ही ताकि अगला चीज फिर प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। ये शाश्वतवाद और उच्छेदवाद के बीच में प्रतीत्य समुत्पाद अपना फिलॉसफी रखता है। आई होप कि आपको ये दोनों समझ में आया हो, बहुत सिंपल है, समझ गए। थोड़ा एक्स्ट्रा हम लोग लॉ ऑफ कॉजेशन, जिसको कि प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं, इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कॉजेशन, यानी कि कारण का सिद्धांत। तो ये क्या है, कहते हैं कि लॉ ऑफ कॉजेशन डिपेंडेंट है, ठीक है, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड करता है, ठीक है। और इसी के तहत हम लोग आगे 12 लिंक्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये कहता है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीनों लाइफ में ये प्रतीत्य समुत्पाद अप्लाई होता है, यानी कि जो भी कुछ अराइज होगा वो सारा कुछ इम्परमानेंट होगा और वो परमानेंट नहीं होगा, और क्या उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। जितने भी तरह के कंपोजिट, यानी कि जो भी चीज बनाया गया है फ्रॉम द जो हम लोग बोलते हैं पंच तत्व, वो सारे कुछ उस पे, चाहे वो मेंटल हो चाहे फिजिकल, उन सारे चीजों पर ये एप्लीकेबल होगा, यानी कि हमारे शरीर, हमारे मन, इस दुनिया में जितना भी कुछ हम लोग देख सकते हैं या जो भी कुछ है वो उस सारे चीज पर ये अप्लाई होगा। तीसरा, नॉन कॉम्पोजिट थिंग्स एंटाइटीज लाइक स्पेस, यानी कि जो कि हम लोग या फिर जो कि बना हुआ नहीं है, जैसे कि स्पेस यानी कि अंतरिक्ष का स्पेस ही नहीं, जो हमारे बीच और लोगों के बीच स्पेस है वो स्पेस, फिर अंतरिक्ष वाला भी स्पेस, ये सारा कुछ इस पे अप्लाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये नॉन कॉम्पोजिट है, यानी कि इसको कोई सीमेंट और ब्रिक्स से नहीं बनाया है, ये भगवान ही बनाए, ठीक है। बट बुद्ध तो भगवान को मानते ही नहीं।
तो और फिर ये कहते हैं कि काउजेशन जो है, ये जो थ्योरी ऑफ काउजेशन, ये डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है। आसान भाषा में कहें तो ये चेंज होता रहता है, ठीक है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, ये चेंज, कारण भी चेंज होते रहता है, फिर इफेक्ट भी चेंज होता रहता है, ये कहते हैं गौतम बुद्ध। तो ये है हमारा 12 लिंक्स ऑफ द काउजल विल ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, यानी कि वो भव चक्र या 12 जो चक्र हैं जो चलते रहते हैं गोल 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 गोल, वो, हाँ ये है वो चक्र, आप फिगर से समझ सकते हैं। सफरिंग, फिर इग्नोरेंस, फिर फॉर्मेशन, फिर कॉन्शियसनेस, फिर माइंड बॉडी से 6 सेंस ऑर्गन्स, फिर कॉन्टैक्ट, फिर फीलिंग, फिर क्रेविंग, फिर अटैचमेंट, फिर बिकमिंग, और फिर बर्थ, और फिर सफरिंग, ठीक है। तो ये चलता रहता है, तो इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, इसको समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि हमारे पूर्व जन्म, इस जन्म और जो अगला जन्म अगर हम लोगों का होने वाला है तो उसमें कनेक्शन होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ग्रुप ये, ठीक है। दूसरा ग्रुप यहां से लेके क्रेविंग, थर्स्ट ऑफ ग्रास्पिंग और विल टू बी बॉर्न, फिर बर्थ और डेथ, ठीक है। इसको भी आप लोग थर्ड ग्रुप में बिकमिंग को भी कर सकते हैं, पर चूंकि ये प्रेजेंट का है तो इसीलिए हम इसको इसी में रखें, ठीक है। तो ये क्या है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझ ले कि हम लोगों का शरीर क्या है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि वो ये चीज को नहीं मानते, आत्मा या फिर वगैरह वगैरह जो हम लोग कहते हैं सोल। तो वो क्या कहते हैं कि हम लोगों जो है इम्परमानेंट मेंटल सीरीज हमारे अंदर चलते रहता है, यानी कि हम लोग दिमाग में आसपास जैसा सिचुएशन होता है उसी हिसाब से हम लोग बनते हैं। और एक हद तक ये बात सही भी है कि ये जो है जो हम लोगों के आसपास जो चीज होता है हम लोग वैसा ही बन जाते हैं। हम लोगों को बचपन से हमारे नाम से पुकारा जाता है तो हम लोग समझ लेते हैं कि हम वही हैं, पर हम लोग असल में कुछ और ही होते हैं। तो खैर उस पर हम लोग बाद में जाएंगे। तो जो होता है एक इंसान, वो क्या होता है, बॉडी, फीलिंग, परसेप्शन, डिस्पोजिशन, सेल्फ कॉन्शियसनेस, इन 5 चीजों का पक्का पक्की मिश्रण होता है, ठीक है। तो ये 5 चीज कहां से आते हैं, ठीक है, कहां से आते हैं और फिर कहां चले जाते हैं। तो सबसे पहला जो चीज है वो है इग्नोरेंस, जिसको कि अविद्या कहते हैं। ये क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे बाद में। फिलहाल ये जो इग्नोरेंस होता है, ठीक है, ये इग्नोरेंस ही हमारे जन्म और मृत्यु का कारण होता है। तो इग्नोरेंस is the main cause of all our sufferings, ठीक है। Ignorance is the all cause of our suffering। तो ये कैसे होता है, देखिए, सबसे पहले इग्नोरेंस यानी कि अविद्या आता है हमारे अंदर। वो अविद्या संस्कार के रूप में हमारे मन में रह जाता है और फिर यही संस्कार फिर कॉन्शियसनेस के रूप में मां के गर्भ में प्रवेश करते हैं, ठीक है। मैं बता दूं कि बुद्ध आत्मा को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते, ठीक है। देखिए, बुद्ध तो मान सकते हैं पर उनका ये थ्योरी नहीं मान रहा है, ठीक है। तो हम इस हिसाब से समझा रहे हैं। तो डिस्पोजिशन और फिर कॉन्शियसनेस यानी कि जैसा हमारा स्वभाव था, यानी कि पिछले जन्म में हम लोगों ने कहा ना, इसको 3 वर्ग में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो हमारा पिछला जन्म होता है उसी के चलते हमारा प्रेजेंट जन्म है, और जो हमारा प्रेजेंट जन्म है उसी के चलते हमारा फ्यूचर जन्म होने वाला है। तो ये जो हमारा पीछे का अविद्या था, यानी कि जो इग्नोरेंस था, अविद्या, जितने भी तरह के अवगुण होते हैं, लोग कहते हैं ना अवगुण को दूर करो, तो यहां से भी हम लोग समझ सकते हैं जितने भी तरह के अवगुण होते हैं वो संस्कार बन के हमारे अंदर रह जाते हैं। और यही अवगुण जो है सो हम लोगों के संस्कार बनने के बाद फिर वो चेतना के रूप में, कॉन्शियसनेस के रूप में फिर से जन्म लेता है, यानी कि यही अवगुण के चलते हम लोगों को फिर से जन्म लेना पड़ता है। तो ये जो कॉन्शियसनेस है
ये चेतना। देखते हैं हर इंसान का जन्म एक जैसा होता है, पर फिर भी सबका स्वभाव अलग अलग होता है बचपन से। वो कैसे? तो यहां से हम लोग इस चीज को, इस फिलॉसफी को समझ सकते हैं कि डिस्पोजिशन, जो कि उसका स्वभाव होता है, उसका जो इंक्लिनेशन होता है किसी चीज के प्रति, वो पहले से ही होता है उसके इग्नोरेंस के अनुसार। फिर ये जो कॉन्शियसनेस होता है, ये चेतना, ये जो हमारे अंदर, जिसको कि हम लोग आत्मा भी कहते हैं, ये कॉन्शियसनेस हम लोग के फिलॉसफी से कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो ये फिर क्या करता है? माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है, शरीर का निर्माण करता है। फिर ये जो शरीर है, इससे फिर क्या होता है? 6 सेंस ऑर्गन्स, यानी शरीर हुआ तो उसमें आंख होगा ही, कान होगा, त्वचा होगा, जीभ होगी, ये, और फिर एक छठा जो होता है वो मन। ये 6 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। जब ये 6 सेंस ऑर्गन्स हुए तो उससे फिर क्या होता है? कांटेक्ट होता है। कांटेक्ट के बाद, यहां पर एरो नहीं है, सॉरी, कांटेक्ट के बाद फिर फीलिंग होता है, यानी कि हमारे सेंस से एक्सपीरियंस करते हैं हम लोग किसी भी चीज को। और जब उस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि हम अपने सेंस से उसको एक्सपीरियंस किए, क्या, ये बहुत ही टेस्टी खाना खाए हम लोग, और फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके प्रति हम लोगों का क्रेविंग, इच्छा हो गया, थर्स्ट हो गया, कि एक बार खा लिए तो बार बार खा लिए। और बहुत इंसान तो मरते वक्त भी खाने के बारे में सोचते रहते हैं। तो फिर वो क्या होता है? उस चीज के प्रति चिपकना हो जाता है, यानी कि ग्रैस्पिंग हो जाता है। तो उससे क्या होगा कि वो अनंत शांति में विलीन होने के बजाय, मोक्ष प्राप्त करने के बजाय, फिर से जन्म लेना चाहेंगे कि मैं इस सुख को और भोग सकूं, मैं इस इच्छा को पूरा कर सकूं। और फिर जब वो फिर से जन्म लेंगे तो फिर से उनका बर्थ होगा, फिर से उनका ओल्ड एज होगा, फिर डेथ होगा, और फिर वो सारे दुख जीवन में होंगे। तो प्रतीत्य समुत्पादक के अनुसार एवरीथिंग अराइजेज आफ्टर गेटिंग, सो द सॉरो अराइजेज आफ्टर गेटिंग द इग्नोरेंस। अंडरस्टैंड? आई होप कि आपको समझ में आया हो ये जो 12 चक्र हैं। और एक बात मैं बता दूं, देखिए, कांटेक्ट और फीलिंग ये दोनों अलग अलग है, यानी कि इसके बीच में एरो होना चाहिए था, छूट गया। फिर बर्थ और फिर ओल्ड एज और डेथ के बीच में एरो होना चाहिए था, यहां पर ये छूट गया। तो ये 12 लिंक्स हो जाएंगे। तो प्रतीत्य समुत्पादक के अनुसार जो हमारा मेन कारण है इग्नोरेंस का, वो है, सॉरी, जो मेन कारण है पेन और सॉरो और ओल्ड एज का, वो है इग्नोरेंस। तो अब इग्नोरेंस क्या है? क्योंकि सारा कुछ तो इग्नोरेंस पर ही है ना। अगर इग्नोरेंस है तो ही ये सारा कुछ है। तो इग्नोरेंस क्या है? ये एक, देखिए, इग्नोरेंस मतलब आप ये नहीं समझ लीजिएगा कि किसी को इग्नोर करना या फिर कोई गलत आदत, ये नहीं है। तो ये क्या है? इट इज अ फॉल्स सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी। अगर हम लोग आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बोले तो ये अज्ञानता है, अपने आप को शरीर समझने का अज्ञानता, मैं, तुम, ये सारा कुछ। देखिए, इंडियन फिलॉसफी बाहर से तो अलग अलग है, पर बेसिक में लगभग जाते जाते हम लोग यहां पर फिर से वही चीज गौतम बुद्ध भी कह रहे हैं, बस कहने का तरीका अलग है। यानी कि फॉल्स सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी नहीं होना चाहिए कि मैं, तुम, तुम्हारा, बल्कि अंदर से सारे के सारे लोग एक हैं। और फिर जो हम लोगों के मन में जो परमानेंट, मतलब कि जो मेंटल चीज चल रहा है, फिर बाहरी जो दुनिया चल रही, इसको परमानेंट समझने का जो भूल है, इसी को इग्नोरेंस है। जब हम लोग यहाँ परमानेंट समझेंगे तो क्या होगा कि हम लोगों को इच्छा पूरा करने का मन होगा, और जब तक इच्छा है तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिर ये एक इग्नोरेंस है। और जो इग्नोरेंस हमारे पिछले जन्म में होता है, वो फिर कॉन्शियसनेस हम लोगों ने पढ़ा 12 लिंक्स में, फिर वही फिर कॉन्शियसनेस करता है। कॉन्शियसनेस से फिर माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स, फिर सेंस ऑर्गन्स, फिर कॉन्टैक्ट, वो हम लोगों ने देखा। फिर उससे लास्ट में फिर वही पेन, सॉरो, ओल्ड एज, ये सब कुछ होता है। इंसान बार बार जन्म लेता है, बार बार दुख भोगता है, पर मृत्यु के समय हर इंसान के अंदर वही लालसा, वही इच्छा और वही सब कुछ रहता है, जो कि उसको कब का त्याग देना चाहिए सुख के लिए। इस चीज लेसन से हम लोग ये भी सीखते हैं। देखिए, अगर हम लोग फिलॉसफी पढ़ रहे हैं केवल मार्क्स के लिए, और अगर अपने देश की फिलॉसफी को पढ़ करके हम लोग इससे ज्ञान नहीं लिए, तो फिर पढ़ने का आधा मतलब वेस्ट हो जाता है,
ठीक है, तो बीच बीच में हम लोगों को थोड़ा इससे सीखना भी चाहिए। लास्ट में थोड़ा आपके टेक्स्ट बुक में क्रिटिसिज्म है, वो है कि इग्नोरेंस सारा चीज का तो कारण बता दिया कि दुख का कारण ये है, शरीर का कारण ये है, माइंड का कारण ये है, कॉन्टैक्ट का कारण, पर इग्नोरेंस का कोई कारण नहीं बताया। ठीक है, ये बहुत सारे फिलोसोफर्स कहते हैं। तो हमारे बुक के अनुसार गौतम बुद्ध इस चीज पे फोकस किए हैं कि जो दुख है और जो इग्नोरेंस है उसको कैसे खत्म किया जाए। ई कहां से आया, ये जानना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस चीज को वो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिए हैं। फिर REASON, यहां पर भी स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी फॉर दैट। जो रीजन है ओरिजिन ऑफ बॉडी का, ये थोड़ा डिफरेंट, यानी कि गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो हमारे मन में जो भी कुछ इच्छा वासना ये रह गई हो, ठीक है, तो उसी के चलते फिर क्या होता है कि जो डिस्पोजिशन जो रह गया उसी के चलते फिर हमारे शरीर में कॉन्शियसनेस आता है और उसी से फिर हमारा जन्म होता है। पर आजकल के जो मॉडर्न वैज्ञानिक है वो कहते हैं कि ये इस तरह के कुछ रीजन्स नहीं होते, ये तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है और ये तो जन्म बिना कारण के ही होता है। बट ये देखिए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कोई भी अभी का साइंस उतना डेवलप नहीं है कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण को देखा जा सके। तो ये दो क्रिटिसिज्म थे गौतम बुद्ध को लेकर के। उसके अलावा हम लोगों ने इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ लिया, प्रतीति समुत्पाद का टॉपिक। आई होप मैंने अपना पूरी कोशिश की कि आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए। इसके बाद आप अपने टेक्स्ट बुक को पढ़ करके देखें। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर इसमें थोड़ा स्पेलिंग्स का मिस्टेक हो जाता है, जहां जहां मैं देखता हूं वहां पर उसको सुधार भी कर देता हूं। फॉर दैट आई एम वेरी वेरी सॉरी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप स्टडिंग।